हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। आज के सेशन में आपके लिए मैं फिर से ईवीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 2023 तक हम उनको कवर कर रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और देखिए सीटेट 2024 के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर से हम मिनिमम प्राइस के अंदर एक बैच को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कंप्लीट जो आपके सब्जेक्ट आते हैं सीटेट के अंदर सभी थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको 2011 से लेकर 2023 तक हर सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए ना आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको एक सिंगल मटेरियल भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस कोर्स में जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है और 100% आपके 120 प्लस मार्क्स लेके आएंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, 1 नवंबर से हम बैच को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उसी में अपने अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है? ऑप्शंस को देखिए आप, कोयल, बीवर यानी कि बया पक्षी, शक्करखोरा जिसे हम सन बर्ड भी बोलते हैं, और आपका बारबेट। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह का घोंसला होता है। तो ये जो पक्षी है ना ये आती है, बारी बारी से घोंसलों को देखती है और जो घोंसला इसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना उस घोंसले में ये अपने अंडे देती है। तो ये कौन सा पक्षी है, कौन सी स्पीसीज है? ये है आपका वीवर पक्षी यानी कि बया पक्षी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। शक्करखोरा यानी कि सनबर्ड, तो यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन ये भी सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है कि किस पक्षी के घोंसले में कपड़ों के चीथड़े और पेड़ की छालों के छिलके ये सब पाए जाते हैं। तो कौन सा है? आपका शक्करखोरा जिसे हम सनबर्ड बोलते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं वीवर पक्षी के बारे में जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन ये अभी आया था कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी इन सभी घोंसलों को देखती है और जो सबसे अच्छा होता है उसमें क्या करती है? अपने अंडे देती है। तो ये आपका कौन सा पक्षी है? ये है आपका वीवर पक्षी जिसे हम बया पक्षी भी बोलते हैं। और ये आपका डायग्राम है, इमेज है, आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रम से जंतुओं के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जैसे छिपकली है, चमगादड़ है, कलचिड़ी जिसे हम इंडियन रोबिन बोलते हैं, और आपका बिच्छू। तो आपसे ये पूछा गया है कि किस वर्ग के अंदर आते हैं। जैसे छिपकली है, अब छिपकली क्या है? सरीसृप है, स्तनधारी है या फिर सरीसृप है। तो इस तरह से आपको हर एक के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए छिपकली आपकी होती है सरीसृप। ठीक है, चमगादड़, अगर हम चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ आपका होता है स्तनधारी। ठीक है, अगर हम कल चिड़ी की बात करते हैं तो कल चिड़ी आपको अच्छे से पता है क्या है, एक पक्षी है, इंडियन रोबिन। ठीक है, और बिच्छू की अगर बात करते हैं तो बिच्छू क्या है? आपका कीट है। अब आप देख लीजिए ये कहाँ पे है, तो इसमें भी स्तनधारी स्टार्ट में है, यहाँ पे भी, तो ये तो आपका कैंसिल हो गई दोनों। ठीक है, यहाँ पे सरीसृप है और यहाँ पे सरीसृप है, लेकिन पक्षी सेकंड नंबर पे है, लेकिन पक्षी यहाँ पे कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी, यानी कि छिपकली आपकी सरीसृप है, चमगादड़ आपका स्तनधारी है, कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन आपका पक्षी है, और बिच्छू आपका कीट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, थ्योरी क्लासेस में बहुत ही डिटेल से करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है
जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं क्या कहलाते हैं, पोचमपल्ली कहलाता है। तो यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का एक भाग है। आपसे ये पूछा गया है, यानी आपसे ये पूछा गया है कि पोचमपल्ली जो है वो कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि तेलंगाना के अंदर क्या पड़ता है आपका पोचमपल्ली पड़ता है, आप याद रखिएगा। तो अब आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। पोचमपल्ली, मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। तो आपको यह भी याद रखना है, मुक्तापुर गांव, मुक्तापुर जो गांव है वहां पे पड़ता है, पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। यहाँ पर ज्यादातर परिवार क्या है, बुनकर हैं। कहाँ पे, आपके मुक्तापुर गांव के अंदर क्या है, परिवार क्या है, मैक्सिमम बुनकर हैं, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियाँ करघे से बनाई जाती हैं जिसमें कई सुइयाँ लगी होती हैं, और ये करघे की जो इमेज है ना, हम थ्योरी क्लासेस में देखेंगे डिटेल के साथ। मैं आपसे बता रहा हूँ एकदम बेस्ट कंटेंट होगा, आप टेंशन लीजिए ही मत, ठीक है। अब साल प्रसिद्ध कहाँ की है, कुल्लू का। मधुबनी पेंटिंग आपके बिहार की। सिल्क कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके असम का। और अगर कश्मीरी कढ़ाई क्या है, वहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी क्लासेस में सब कुछ मिलेगा आपको। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, तो आपको उचित क्रम में लगाना है। तो पढ़िए आप, खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियां हटाना और प्याज को उखाड़ना। तो आपको ये क्रम में लगाना है। तो आप एक बात बताइए, प्याज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आप प्याज की खेती कर रहे हैं। तो खेती करने से सबसे पहले आप क्या करेंगे खेत में, भाई गुड़ाई करेंगे ना। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, आपका बी आएगा। आपने गुड़ाई कर दी, गुड़ाई करने के बाद क्या करेंगे, आप प्याज का बीज बोएंगे, यानी कि आपका सी आएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, भाई आपने बीज बो दिया, बीज उगा, साथ में कुछ अनवांटेड पौधे भी उग गए जिसे हम खरपतवार कहते हैं। जो अनवांटेड पौधे जो साथ में उग गए ना, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, खरपतवार को हटाएंगे, यानी कि फिर आपका क्या आएगा, ए आएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपकी प्याज कंप्लीट रेडी हो जाएगी तो आप प्याज को उखाड़ लेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, आपका ई आएगा। और देन उसके बाद प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां होती है ना, लास्ट में आप उनको हटाना स्टार्ट कर दोगे। लास्ट में क्या आएगा, आपका डी आएगा, यानी कि प्याज की पत्तियों से सूखी पत्तियों को हटाना, यानी कि डी। तो आप देखिए कहां पे है, बी सी ए ई डी, देखिए आप कहां पे है, बी सी ए ई डी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पुस्तक में गोलकोंडा को किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी मापी गई है जो कितनी है, 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है, 110 मीटर गिवन है ना, यही रखा है ना। और पूछा कितना हमें, 13.3 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लीजिए। 13.3 मल्टीप्लाई में 110, ऐसे निकालेंगे आप। फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को भूल जाइए और इस 11 से आप डिवाइड कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई कीजिए। 11 तिया 33, फिर 3, 11 तिया 33 और 3 36, फिर कितने बच गए 3, 11 कम 11 और 3 14। एक जीरो आपकी यहाँ पे लिखी हुई थी, ये जीरो भी आप लगा दी। और अब आपके पास कितने बाद, एक के बाद पॉइंट लगेगा, कितने के बाद, एक के बाद पॉइंट आपने यहां पे लगा दिया, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। और देखिए किलोमीटर में बताना है, और ये किस में आया, आपका मीटर में आया है। तो किलोमीटर के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से डिवाइड करते हैं। आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना, 1.463 ये बना। अब आप ऑप्शंस को देखिए, 1.6 नहीं होगा, 1.5, 1.4 और 1.7 ये भी नहीं होगा, बचे आपके दो। तो जो अच्छे से ध्यान नहीं देगा ना, वो डायरेक्ट चूज करेगा 1.4 को। किसको, 1.4 को चूज करेगा डायरेक्ट। किसको चूज करेगा, 1.4 को चूज करेगा। लेकिन 1.4 आपका आंसर नहीं होगा। आपने दशमलव के अंदर सीखा होगा, अगर जब 4 और के बाद 6 आ रहा है ना, इनकी 5 से जब बड़ी होती है तो यहां वाला इसमें ऐड हो जाता है। इनका आंसर क्या आएगा आपका, 1.5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं जब आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, आते हुए भी आप गलत करके आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं, तब अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे मैं मैप भी लगा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लगाया है।
ठीक है, मैप की प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। अब देखिए, अगर आपको ओवरऑल मैप अगर याद हो, इंडिया का हल्का सा भी मैप अगर आपको याद है, मैं एक रफली मैप बना देता हूँ, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मैंने रफली बना दिया, ठीक है। तो अगर आपको पता हो अहमदाबाद के बारे में बात हो रही है, दिल्ली के बारे में, तो अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं पे तो क्या पड़ेगा? आपका अहमदाबाद पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है? आपकी दिल्ली, हरियाणा के पास, है ना, यहाँ पे आपकी दिल्ली है। अब डायरेक्शन बना दीजिए, ये बना दिया आपने डायरेक्शन। और पूछा क्या आपसे कि दिल्ली के बीच, तब अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी, यानी कि अहमदाबाद के सापेक्ष पूछी है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना, उसके सापेक्ष आप डायरेक्शन बना दीजिए। ये आपने डायरेक्शन बना दी, आप बता दीजिए दिशा कौन सी है। ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो कौन सी दिशा होगी आपकी? उत्तर पूर्व, यही होगी ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी, उत्तर पूर्व, राइट। आगे बढ़ते हैं। कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? अब देखिए, सीधा और सिंपल सा है। क्या पूछा गया आपसे? एक दूरी है कितनी देर में, एक जो ट्रेन है वो 144 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर रही है, तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी है कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो एक बात बताइए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ट्रेन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर ही पूछा जाता है। अब आप मुझे दूरी का फॉर्मूला बताइए, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होती है? दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय, यानी कि आपके स्पीड इनटू में टाइम क्या होती है? डिस्टेंस होती है। और निकालना क्या है? चाल निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होगा ना। अब आपसे क्या बोला है? 144 किलोमीटर की दूरी है 2 घंटे में, तो 144 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना है? 2 घंटे। लेकिन हमें निकालना किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूं, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं? हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया। अब आप इसको कट कर दीजिए भाई। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे? करिए इसको 2 से कीजिए। 2 ने 18, 2 7 14 और 2 2 4, 9 एकम 9, 9 8 72, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 5 चौक क्या हो जाएगा? 20। 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। मैं आपको जैसे आप सोल्व करते हैं ना, उसी तरीके से हैंड टू हैंड साथ के साथ एक एक स्टेप को सोल्व करके दिखाता हूं, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। एक छोटी से छोटी चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र हो जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और आनंद लेते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। तो उनके विशेष नृत्य का नाम बताओ। नृत्य का नाम क्या होगा? देखिए, बात हो रही है मिजोरम की, और मिजोरम के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सा नृत्य किया जाता है? चेराव नृत्य। थ्योरी क्लासेस में इन चीजों को हम बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य है आपका? चेराव नृत्य किया जाता है। तोरंग क्या है? तोरंग को हम बोलते हैं जंगल। कौन सी भाषा में? आपकी कुड़ुक भाषा के अंदर। और कुड़ुक भाषा एक्चुअल में है कहां की? झारखंड की। झूम क्या है? आपकी खेती का प्रकार है। क्या है? खेती का प्रकार है। और मैक्सिमम कहां पे की जाती है? आपके उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर। बाकी जगह भी होती है। और झूम कृति के निम्नलिखित मतलब बहुत ज्यादा प्रकार भी हैं, इनके नाम भी हैं कि मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, असम में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, कर्नाटक में क्या बोलते हैं। ये सब हम थ्योरी क्लासेस में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यनाथ क्या है? एक स्पेरे हैं। जब वह अपने बीन नाम के वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो सांप अपना सिर उनकी आवाज की ओर घुमाता है। सांप संगीत वाद्य यंत्र यानी कि बीन की आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। क्यों? क्योंकि बीन की धुन मनोहर होती है। गलत है भाई। सांप बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे अपने भारी कानों से सुन सकता है। एकदम गलत है। सांप की आंखें बीन की गति का पालन नहीं करती हैं, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, कि बीन द्वारा उत्पादित कंपन भूतल के माध्यम से संप्रेषित होते हैं, प्रेषित होते हैं किस तक? आपके सांप तक। ठीक है, और ये सारी चीजें हम थ्योरी क्लासेस में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। क्या दे रखी है रिपोर्ट? देखिए, आप डॉक्टर के गए और उनकी एक क्लिनिकल रिपोर्ट है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट है। उसमें उनका खून टेस्ट किया गया है, ब्लड टेस्ट किया गया है, उसकी एक रिपोर्ट है। और उसमें क्या दिया गया है कि एक्स, कोई एक्स है, उसकी आयु 12 वर्ष की महिला है वो, और उसका जो हीमोग्लोबिन है ना वो आपका 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। कितना? 10.5 ग्राम
पर डीएल यानी कि पर डेसीलीटर। वाई उसकी आयु 10 वर्ष की क्या है, वो भी एक महिला है 10 वर्ष की, और उनका हीमोग्लोबिन आया है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना है, 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक्स रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की रोगी है, जबकि वाई नहीं है। वाई रक्त अल्पता की रोगी है, जबकि एक्स नहीं है। एक्स और वाई दोनों रक्त अल्पता के रोगी हैं, एक्स और वाई दोनों रक्त अल्पता के रोगी नहीं हैं। तो देखिए, रक्त अल्पता का मतलब होता है आपका एनीमिया रोग, और एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आपके ब्लड की कमी से। और ब्लड में किसकी कमी, आपके हीमोग्लोबिन की यानी कि एचबी की कमी। और एचबी में क्या होता है, आपका आयरन होता है। मैं सभी चीजों को लिंक करके आपको समझा रहा हूं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर हमको याद हो, मैं थ्योरी क्लासेस में ये चीजें कराऊंगा, अगर आपने थ्योरी क्लासेस को अगर देखना है तो कोर्स को आप परचेज कर लेना, ठीक है। 1 नवंबर से हम कोर्स को लॉन्च करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या है ना, आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं थ्योरी क्लासेस में डिटेल से समझाऊंगा, कि हीमोग्लोबिन जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर जो मिनिमम या मैक्सिमम जो होना चाहिए ना, जो एक मात्रा होनी चाहिए, वो होती है आपकी 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ये आपकी मात्रा होनी चाहिए, एक जो मिनिमम मात्रा है, मिनिमम आप 12 मान लीजिए, मैक्सिमम कितनी 16, इतनी उसके अंदर होनी चाहिए ही चाहिए, 12 से 16। तो सीधा और सिंपल साहब आप देखिए, एक्स के अंदर आपने देखा 10.5 है, तो ये तो रोगी हो गया, ये तो रोगी हो गई ना, क्योंकि 10.5 है, 12 से कम है, और नेक्स्ट आपका 12 से ज्यादा 12.5, तो ये क्या हो गया, आपका ज्यादा हो गया, यानी कि ये आपका सही है। तो आप क्या निकालोगे, एक्स तो आपकी रोगी है और वाई आपकी रोगी नहीं है। देखिए आप, एक्स की क्या है, रोगी है, और वाई नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस थे। जब हम थ्योरी क्लासेस करेंगे ना, एकदम डिटेल से करेंगे, और 2011 से 2023 तक जितने भी आए हैं क्वेश्चंस, इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस के साथ समझाऊंगा, मैं खुद से कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी हम कोर्स को लॉन्च करेंगे, तब तक आप वेट कीजिए। 1 नवंबर से अपनी प्रॉपर तरीके से क्लास को लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको बता दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है ना, तो मैंने ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और लिख देना, सर सीटेट का कैंडिडेट हूँ या सीटेट की कैंडिडेट हूँ, ठीक है। तो आप अगर ऐसा लिख देंगे, सीटेट 2024 लिख देना चाहिए आप, तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं आपके पास जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो खुद से ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।